कहानी का ये 8वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अरिजीत का मन बेचैन हो गया था। वो सोचने लगा, धारा, कैसा नाम है उसका। मॉम इसी की तारीफ कर रही थी, लेकिन वो तो कहीं से नर्स नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि किसी विश्व सुंदरी को मामूली कपड़े पहनाकर भटकने को छोड़ दिया हो। और विश्व सुंदरी भी आजकल ऐसे मेकअप विहीन कहाँ होती हैं। इसका तो प्रकृति ने नेचुरल श्रृंगार करके भेजा हो जैसे। गोरा दमकदार रंग, अनोखी आभा से रंगा चेहरा, खूबसूरत बाल। अरिजीत का दिल घबरा गया। मॉम को इसे यहाँ नहीं रखना चाहिए था। वह सोच सोच कर करवट बदल रहा था। कहाँ घर वालों को सरप्राइज करने आया था और अब खुद सरप्राइज हो गया था। उस लड़की की मोहक छवि आंखों में चुभ गई थी जैसे। उसका चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। वो चाहकर भी उसको दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। बेचैन होकर वो उठ खड़ा हो गया। सीढ़ियां उतरता हुआ वो लिविंग रूम में चला आया तो वो लड़की अकेले बेहोश पड़ी कांप रही थी। नहीं नहीं छोड़ो, भानु यहाँ आओ। उसके होठों से टूटी फूटी आवाज निकल रही थी। उसकी हालत देखकर वो झल्ला उठा। नीतू को उसका ध्यान रखने को कहा था और वो पता नहीं कहाँ गायब है। उसे नीतू पर गुस्सा आ गया। वो नीतू को आवाज लगाने जा रहा था कि वो मोटा कंबल उठाए आती दिखाई दी। उसे खड़ा देखकर वो जल्दी से बोली, कंबल लेने गई थी, धारा को सर्दी लग रही थी। उसने सोफे पर ही उसे कवर कर दिया। अरिजीत बोला, इसका रूम कहाँ है, वहीं ले जाओ, यहाँ आराम नहीं मिलेगा। नीतू बोली, बाहर से सुखराम को बुला लो, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। कहकर वो बाहर जाने लगी तो अरिजीत उसे रोकते हुए बोला, रुको, ये कंबल पकड़ो, मैं ले चलता हूँ। अरिजीत ने कहकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसे उसके कमरे में पहुंचाकर वो अपने कमरे में लौट आया। अपने बेड पर पड़ा वो पता नहीं क्या क्या सोचता रहा और उसकी आंख लग गई। पता नहीं कैसी आहट थी कि उसकी आंख खुल गई। ऐसे ही लेटे लेटे वो पता नहीं कब सो गया था। एकदम से वो उठ खड़ा हुआ। बेडरूम का डोर खोलकर उसने नीचे की आहट ली। सब कुछ शांत था। वो अपने कमरे से बाहर निकला और धारा के कमरे की तरफ बढ़ गया। रूम के डोर पर जाकर उसे एहसास हुआ कि इस तरह उस लड़की के कमरे में जाना सही नहीं है, लेकिन दरवाजा अध खुला था। उसने बाहर से झांक कर देखा तो नीतू उसी के पास बिस्तर पर दोहरी होकर सो रही थी। एक बार को उसने सोचा कि वो वापस चला जाए, लेकिन बिना धारा का फीवर चेक किए जाने का उसका मन नहीं माना। वो दबे पांव कमरे में घुसा और उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करने लगा कि तभी धारा ने आंखें खोल दी। उसका माथा अभी भी जल रहा था। माँ, उसने माथे पर रखे हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बहुत लाल हो रही थी। अरिजीत घबरा गया। ये किस परेशानी में पड़ गया वो। नीतू तो कुंभकर्ण से शर्त लगाकर सो रही थी। उसने हल्के से नीतू को आवाज दी, लेकिन वो वैसे ही पड़ी सोती रही। तभी धारा ने उसका हाथ छोड़ दिया और करवट बदल ली। शायद वो बुखार की तेजी की वजह से तंद्रा में थी। अरिजीत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो फौरन कमरे से बाहर निकल आया। नीतू को जगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो सीढ़ियां चढ़कर फिर अपने बेडरूम में चला आया। आज तक कभी वो ऐसे बेचैन नहीं हुआ था। हालांकि ये पहला मौका नहीं था कि वो घर में काम करने वाले किसी इंसान की देखभाल कर रहा हो। उसकी मॉम और बाबा हमेशा अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की पूरी देख रेख करते थे। कभी कभी उन दोनों भाई बहन को भी उनकी दवा वगैरह का ध्यान रखना पड़ता था। उनको ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता था। लेकिन पता नहीं इस लड़की से कैसा संकोच सा महसूस हो रहा था। उसने घड़ी में समय देखा, रात के 2 बज रहे थे। अभी तो सुबह होने में काफी समय था। उसने अपना फोन उठा लिया और स्क्रीन स्क्रॉल करने लगा। एक बार फिर उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह के 9 बजे थे जब फोन की रिंगटोन से उसकी नींद टूट गई। हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। रिया भी हमारे साथ ही आएगी। तुम कब पहुंचोगे? मॉम, मैं घर पर ही हूँ, रात आ गया था। मैंने सोचा कि आप लोग आ चुके होंगे। वो नींद भरे स्वर में बोला। अरे, तुमने बताया नहीं। अरिजीत के आने की बात सुनकर वो चौंक गई। आपको सरप्राइज देना चाहता था, वो कहकर मुस्कुराया। वहां घर पर कौन कौन है?
पवित्रा जी ने आशंकित स्वर में पूछ लिया। मॉम, मैं रात देर से आया था और अपने रूम में आकर सो गया था। सुबह सुबह ज्यादा कुछ बोलने का मन नहीं था उसका। ओह। पवित्रा जी ने चैन की लंबी सांस ली और बोली, चलो ठीक है, हम लोग लंच तक पहुंच जाएंगे, विमला को बता देना। ओके मॉम, कहकर उसने फोन काट कर बेड पर डाल दिया। मॉम से वो सच छिपा गया था, जबकि ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। अपने मन की भावनाएं उसकी ही समझ के बाहर थी। फोन काट कर वो 5 मिनट तक यूं ही लेटा रहा, फिर एकदम से उठकर बाहर निकल आया। नीतू और विमला किचन में काम कर रही थी। विमला सुबह ही आ गई थी। उस पर नजर पड़ते ही विमला मुस्कुरा दी और बोली, छोटे साहब चाय लेंगे या कॉफी? कॉफी दे दो मुझे। तुम कब आई विमला दी? तुम्हारी माँ कैसी है? सुबह ही आई हूँ, माँ के पास बड़ी बहन पहुंच गई है। विमला की बात सुनकर वो बोला, अच्छा, मॉम का फोन आया था, लंच में कुछ मेहमान भी होंगे, जरा ध्यान रखना। फिर वो मुड़ा और झिझकते हुए नीतू की तरफ देखते हुए बोला, वो उस लड़की का बुखार उतरा कि नहीं? नीतू ने जवाब दिया, नहीं छोटे साहब, आज लगता है कि डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। पंडित जी से कह दिया है मैंने। वो मालकिन के जरूरी काम से बाहर गए हैं, अभी आएंगे तभी डॉक्टर को दिखाने चले जाएंगे। ठीक है, मेरी कॉफी बाहर लॉन में दे देना, कहता हुआ वो बाहर लॉन की तरफ बढ़ गया। विमला उसे कॉफी बनाकर दे गई और बाहर के सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए वो घूंट घूंट कर कॉफी पीता रहा। थोड़ी देर में विमला घबराई हुई आई और बोली, छोटे साहब, धारा का बुखार तो फिर बढ़ गया है, क्या उसे डॉक्टर साहब को दिखा लाए? लेकिन साथ में कौन जाएगा? उसके मामा जी आ गए क्या? वो भी घबरा गया। पंडित जी को फोन मिलाकर देखते हैं। विमला फोन की तरफ जाने लगी। सुनो विमला दी, आप साथ चलो, मैं कार निकालता हूँ, आप और नीतू उसे लेकर आओ। उसने अपना कप एक तरफ रखा और किस लेने को अंदर लपका। कार स्टार्ट कर उसने सामने लगाई, तब तक केशव जी भी लौट आए। धारा की हालत देखकर वो भी परेशान हो गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने धारा को एडमिट कर लिया, क्योंकि उसका बुखार कम होना बहुत जरूरी था। अरिजीत थोड़ी देर वहां रुक कर डॉक्टर से बात करके केशव जी को वहीं छोड़कर मून पैलेस लौट आया। पवित्रा जी और मुग्धा लंच से थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे। रिया भी उनके साथ ही थी। अरिजीत लिविंग रूम में बैठा उन्हीं का इंतजार कर रहा था। मॉम, कहता हुआ वो जाकर अपनी माँ के गले लग गया, मेरा प्यारा बेटा। पवित्रा जी भी भावुक हो उठी। वो उसे अपने गले से लगाकर वैसे ही बैठी रही। अरे भाई, माँ बेटे का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो इस छोटी बहन की तरफ भी ध्यान दे लो, मुग्धा ने हंसते हुए कहा। तो पवित्रा जी ने मुस्कुराकर अपनी बाहें हटा ली। अरिजीत की नजरें रिया पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दी। हेलो, मैं रिया, कहकर उसने हाथ आगे बढ़ाया। इतनी देर में मुग्धा उसके गले लग गई थी, इसलिए वो उसका हाथ नहीं थाम पाया। मुग्धा से मिलने के बाद उसने रिया से हाथ मिलाया और उसे बैठने को कहा। रिया को अरिजीत पहली नजर में ही भा गया। गोरा रंग, 6 फीट लंबा कद, उसके चेहरे में एक अजीब सी कशिश थी। सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात यह थी कि उससे मिलने वाले और लड़कों की तरह उसकी नजरें उसके चेहरे पर जमी नहीं थी। वो उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल था। उन लोगों ने इधर उधर की बातें करते हुए लंच किया। धारा को महाना देखकर रिया बहुत रिलैक्स फील कर रही थी और खुश भी थी। लंच के बाद सब लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। अरिजीत को धारा की तबीयत के बारे में जानने की व्यग्रता हो रही थी। उसने अपने कमरे में लेटकर केशव जी को फोन मिला लिया। धारा की तबीयत पहले से सुधर रही थी। केशव जी उसका ध्यान रख रहे थे। अरिजीत ने उनसे कह दिया कि वो यहाँ अपने काम की चिंता ना करें, बस अपनी भांजी का ख्याल रखें। शाम तक पवित्रा जी को भी धारा की खराब तबीयत का पता चल गया। जब उन्होंने कमला से धारा के बारे में पूछा, वो तो यही समझ रही थी कि धारा अभी अपने गांव में ही है। उन्होंने उसी समय हॉस्पिटल फोन करके धारा की तबीयत के बारे में पता किया और डॉक्टर से उसका अच्छी तरह ध्यान रखने को कहा। अरिजीत अपने बेडरूम में ही बंद था। पवित्रा जी ने थोड़ी देर तो उसका इंतजार किया, फिर मुग्धा को उसे बुलाने के लिए कहा। रिया ने कहा कि वो जाकर अरिजीत को बुला लाती है। पवित्रा जी की सहमति मिलते ही वो धड़कते दिल के साथ अरिजीत के कमरे की तरफ चली गई। डोर पर नॉक करके वो अंदर चली गई। अरिजीत यूं ही बेड पर पड़ा था। उसे देखते ही एकदम उठकर खड़ा हो गया। ओह आप, मैंने सोचा मुग्धा है, वो सब पकाकर बोला। आपको आंटी नीचे बुला रही हैं। वो उसके कमरे का निरीक्षण कर रही थी तो अरिजीत बोला, आप चलिए, मैं आता हूँ।
आप मुझे अपना रूम नहीं दिखाएंगे? रिया इठलाकर बोली तो अरिजीत बोला, रूम तो आपने देख ही लिया है, अब नीचे चलिए, मैं आपको फार्म हाउस दिखाता हूँ। सपाट स्वर में कहकर वो वॉशरूम में घुस गया। हाउ रूड! मन ही मन बुदबुदा कर वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन अरिजीत उसके मन को भाने लगा था। उसकी बेरुखी भी उसे अच्छी लग रही थी। वो नीचे उतर कर आया तो सब लोग लॉन में थे। रिया का चेहरा उसे देखते ही खिल उठा। इतना बड़ा महल जैसा घर और उसका इकलौता स्वामी अरिजीत जैसा आकर्षक युवक। ऐसे ही जीवन साथी का सपना कब से देखते आ रही थी वो। उसकी मॉम ने शुरू से ही उसे सुंदर और सर्वगुण संपन्न कह कहकर उसके मन में अपने प्रति एक अलग ही घमंड का भाव भर दिया था। मेरी बेटी को तो लोग मांग कर ले जाएंगे, इतनी प्यारी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में तो पढ़ी हुई है, और फिर हमारे पास किस बात की कमी है? श्वेता अक्सर रिया के सामने ही कहती रहती थी। वास्तव में ऐसा था भी। उनके सर्कल के कई घरों की नजरें रिया पर थी। वो हाईली एजुकेटेड थी, सुंदर थी, संपन्न परिवार से थी। कई उनके स्तर के परिवार उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन हाय रे, उसका दिल आया भी तो इस रूखे इंसान पर जिसकी आंखों में उसे देखकर कोई अरमान नहीं जाग रहा, जिसकी आंखों में उसे देखकर कोई चमक नहीं भर रही। वो उसके साथ बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा है। कोई बात नहीं, वो इसकी माँ की पसंद है, आज नहीं तो कल उसे भी पसंद आने लगेगी। उसने अपने ख्यालों में से निकलकर सामने देखा तो वो अपनी मॉम के कंधे पर झुका हुआ उनसे बातें कर रहा था। आंटी, एक कितनी बार मैं यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन आपका फार्म हाउस नहीं देख पाई हूँ। उसने पास जाकर उनकी बातों में हस्तक्षेप किया। चलिए, मैं लेकर चलती हूँ। मॉम बता रही थी कि आपको घुड़सवारी का शौक है, मैं आपको अपना सबल दिखाती हूँ। मुग्धा ने मासूमियत से आगे बढ़कर कहा। रिया का बुझता चेहरा देखकर पवित्रा जी सब समझ गई और बोली, मुग्धा बेटा, तुम मुझे अंदर ले चलो, रिया को अरिजीत फार्म हाउस दिखा देगा। कहकर उन्होंने हल्के से उसको इशारा किया। फिर वो अरिजीत से बोली, जीत बेटा, रिया को अपना फार्म हाउस दिखा दो, हम लोग अंदर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी चेहर आगे बढ़ा ली। मुग्धा भी समझ गई थी, इसलिए मुस्कुराकर पवित्रा जी के साथ हो ली। रिया ने अपनी आंखें अरिजीत पर टिका दी। आइए, कहकर अरिजीत आगे चल दिया। रिया भी मुस्कुराकर उसके पीछे पीछे चल दी। अरिजीत को बहुत अजीब लग रहा था। रिया अच्छे खासी कल्चर्ड लड़की थी, देखने में भी सुंदर थी। वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। मॉम ने उसे अपनी बहू के रूप में पसंद किया था और उसमें कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों उसके साथ खुल नहीं पा रहा था। एक अजीब सी उदासी ने उसे घेर लिया था। रिया बोली, आप बहुत कम बोलते हैं। कहकर रिया ने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसके साथ साथ चलने लगी। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो कहकर हल्के से मुस्कुरा दिया। वो आगे बढ़ते हुए उससे उसके बारे में पूछता रहा। फिर एक बार जब रिया का बोलना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। वो बोलती रही और अरिजीत सुनता रहा। उसकी स्टडीज, स्कूल की बातें, उसके छोटे मोटे क्रश, उसकी मॉम डैड की आदतें, स्वभाव, उसके अपने जीवन के लक्ष्य, सब कुछ उसने दिल खोलकर अरिजीत को बता दिया। जब 2 घंटे बाद वो लौटे तो काफी हद तक आपस में घुल मिल गए थे। कम से कम रिया तो बहुत ही खुश थी। अभी तक फोन पर ही दोनों की थोड़ी बहुत बातें हुई थी, जिसमें एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता लगाना बहुत मुश्किल था। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर पवित्रा जी ने चैन की सांस ली, लेकिन अरिजीत जरूर कुछ खोया खोया था। परंतु रिया बहुत खुश थी। मॉम, मुग्धा क्या अपने रूम में चली गई? मुग्धा को घर में नहीं देखकर अरिजीत ने पूछ लिया। नहीं बेटा, वो हॉस्पिटल गई है, पवित्रा जी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। हॉस्पिटल क्यों आंटी? रिया ने पूछा। इज एवरीथिंग ऑल राइट? पवित्रा जी बोली। जी बेटा, सब कुछ ठीक है, तुम कुछ खाओगी? रिया ने जवाब दिया। अभी नहीं आंटी, मैं अपने रूम में जाकर जरा फ्रेश अप हो जाऊं, फिर डिनर ही करेंगे। ओके बेटा, कहकर पवित्रा जी मुस्कुरा दी। रिया के जाने के बाद वो सोच में डूब गई। हॉस्पिटल फोन करने के बाद उनकी केशव जी से भी बात हुई थी। केशव जी ने बताया था कि छोटे साहब खुद धारा को हॉस्पिटल एडमिट करवा कर गए थे, लेकिन अरिजीत ने तो उनसे धारा का जिक्र तक नहीं किया। वो अरिजीत से उस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन रिया और उसे साथ देखकर, फिर रिया को इतना खुश देखकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया।
वो अनजाने में भी अरिजीत के मन में धारा से संबंधित कोई बात नहीं लाना चाहती थी। डिनर से पहले ही रघुवीर साहब भी लौट आए। घर का माहौल और भी अच्छा हो गया। रघुवीर साहब मुग्धा के लिए खूब सारी चॉकलेट्स लाए थे। रिया को घर में देखकर वो बहुत खुश हुए। विमला और नीतू बार बार कुछ न कुछ सर करने आ रही थी। विमला ने पवित्रा जी से धारा के पास जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। घर में मेहमान थे और रघुवीर साहब भी एक हफ्ते के बाद घर लौटे थे। वो नहीं चाहती थी कि रिया की खातिर तवज्जो में किसी भी तरह की कमी रह जाए, लेकिन विमला को बहुत बुरा लग रहा था कि घर का कोई भी इंसान उसके पास नहीं है। केशव जी भी शाम होते ही अपने गांव चले गए थे। केशव जी ने पारुल से हॉस्पिटल में रुकने के लिए पूछा था, तो उसने चार बातें और सुना दी, ये कहकर कि जिनके यहाँ नौकरी कर रही है उनकी जिम्मेदारी है धारा की देखभाल करना। इतना सुनने के बाद केशव जी हॉस्पिटल में रुक नहीं सके। उन्होंने सोचा वैसे भी तो यहाँ सिर्फ बैठे ही हैं, जो भी काम है वो वैसे भी डॉक्टर और नर्स कर रहे हैं। डिनर के बाद पवित्रा जी ने विमला को अपनी मदद के लिए ऊपर बुला लिया। वहां से सब काम करवाने के बाद वो किचन में आई तो नीतू उससे खाना खाने के लिए कहने लगी, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। विमला रूखे स्वर में बोली। तो नीतू बोली, क्या हो गया तुम्हें? दिन में भी सही से नहीं खाया और अब भी मना कर रही हो? नीतू खिसिया गई। इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी खाने के लिए, पहले बता देती, उसने चिढ़कर कहा। विमला बोली, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम इस घर में नौकर ही हैं। विमला की आंखों में आंसू आ गए। क्या हो गया? नीतू ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में पूछा। बेचारी धारा वहां अस्पताल में अकेली पड़ी है। मालकिन से पूछा था कि उसके पास चली जाऊं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो उदास स्वर में बोली तो नीतू ने समझाया, परेशान मत हो, कल दिन में लंच के बाद जब मालकिन आराम करने जाएंगी तब चले जाना, मैं तुम्हारा काम देख लूंगी। आज वैसे भी साहब काफी दिन बाद आए हैं, इसलिए मालकिन ने मना कर दिया होगा। अब खाना खा लो, तुम्हारे खाना ना खाने से कुछ नहीं होगा। विमला दुखी मन से बोली। मन नहीं कर रहा, नीतू गुस्से में बोली। अब खा भी लो वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। नीतू की गुस्से भरी शक्ल देखकर विमला के होठों पर भी मुस्कान आ गई। मुग्धा के कमरे में बैठकर काफी देर तक वो तीनों बातें करते रहे। सारे समय रिया की नजरें अरिजीत पर ही जमी रही। मुग्धा बचपन के किस्से और अपनी और भाई की शरारतें बताती रही। रिया उन लोगों के साथ बहुत ही सहज महसूस कर रही थी। अपने दिल में तो उसने मान ही लिया था कि उसका नाता मून पैलेस से जुड़ चुका है। अभी दोनों परिवार ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उसने सोच लिया था कि इस बार लौटते ही वो अपने पेरेंट्स से कम एंगेजमेंट होने को जरूर कहेगी। अरिजीत रात में काफी देर से अपने बेडरूम में आ पाया। बड़ी मुश्किल से उसने रिया को अपने बेडरूम में दोबारा आने से रोका। रिया को अपने बेडरूम में आने से रोकने के लिए उसे बहुत तेज नींद आने की एक्टिंग करनी पड़ी। रात सो नहीं पाया हूँ, अकेले बहुत देर तक जागता रहा था और अब बहुत तेज नींद आ रही है, उसने बहाना बनाया और अपने बेडरूम में जाकर अपना रूम लॉक कर लिया। अकेले लेटकर उसको फिर धारा का ख्याल आ गया। आज मुग्धा हॉस्पिटल गई थी, लेकिन वो मुग्धा से पूछ ही नहीं पाया कि धारा की तबीयत कैसी थी। हॉस्पिटल में पड़ी अकेली एक तरह से अनजान लड़की के प्रति क्यों उसका दिल तड़प रहा है, वो समझ नहीं पा रहा था। वो सबसे हंस बोल रहा था, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा वहीं अटका पड़ा था। केशव जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। पारुल गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। अपनी कायरता पर खुद उन्हें शर्म आ रही थी कि वो कैसे बेसुध पड़ी भांजी को छोड़कर लौट आए। ये ठीक है कि हॉस्पिटल में उसकी अच्छे से केयर हो रही है, लेकिन एक तरह से लावारिसों की तरह वो वहां अकेली है। मुझे माफ कर देना दीदी। वो होठों में बुदबुदाए और करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगे। इधर अरिजीत रात के दूसरे पहर अपने को हॉस्पिटल में देखकर खुद पर हैरान था। कैसे वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। दबे पांव वो कमरे से निकला। कैसे उसने चुपके से कार बाहर निकाली और तेज रफ्तार से कार चलाता हुआ हॉस्पिटल पहुंच गया। अब धारा के कमरे के सामने खड़े होकर अजीब असमंजस में घिर गया। एक बार को मन किया कि वापस लौट जाए, लेकिन पैर तो फर्श में गड़ से गए थे। चले जाइए, आपकी पेशेंट अब सो रही है। सारा दिन तो उनका बुखार ऊपर नीचे होता रहा, हम सब घबरा रहे थे। रात की शिफ्ट की नर्स उसे धारा के कमरे के बाहर खड़ा देखकर बोली तो अरिजीत ने
विवश भाव से उसकी तरफ देखा और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। धारा को सोता देखकर उसने चैन की सांस ली। वो दरवाजे से टेक लगाए उसका चेहरा देखता रहा। बुखार की तेजी से लाल हुआ चेहरा अब सामान्य था। बाल अभी भी उसके चेहरे पर बिखरे थे। अपने हाथों से उसके बिखरे बालों को संवारने की अपनी बलवती इच्छा को मन में दबाकर वो दूर खड़ा उसे ताकता रहा। गहरी सांस लेकर वो बिना बोले कमरे से बाहर निकला और तेज कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ गया। क्या कर रहा है वो? एक तरफ मॉम उसके विवाह के लिए रिया को पसंद कर चुकी है और दूसरी तरफ वो दिल के हाथों मजबूर होकर आधी रात में सब घर वालों से छुपकर यहाँ धारा को देखने आया है। बहुत गलत है ये सब। अपनी मॉम के हट्टी स्वभाव से वो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। फिर क्यों इस मासूम लड़की के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है? अगर मॉम को भनक भी लग गई तो फिर उसके साथ बहुत बुरा होगा। मॉम ये बात कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सुनसान जगह पर कार रोककर वो बाहर निकल आया। दिल अभी भी उसी की तरफ खींच रहा था। क्या धारा की सुंदरता देखकर वो उसके लिए कुछ महसूस कर रहा है? उसके दिल से आवाज आई, नहीं नहीं, सुंदर लड़कियां तो उसने बहुत देखी हैं। दारा बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता ही कारण नहीं है। उसके प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है उसे। मॉम ने उसके बारे में कुछ कुछ बातें बताई दी उसे, तब तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन लॉन में अकेले बेहोश पड़ी उस लड़की को देखकर पता नहीं क्यों दिल तड़प उठा उसका। लेकिन रिया की क्या गलती है? वो अपनी आंखों में पता नहीं कितने सपने सजाए बैठी है। क्या वो कभी भी अपनी मॉम की इच्छा का अनादर कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। अपने ही सवालों जवाब में बहुत देर तक वो उलझा रहा। सुबह का उजाला होने लगा तब उसे भान हुआ कि कितनी देर हो गई थी। अपने विचारों की झंझावत में वो इस कदर उलझा कि समय का पता ही नहीं चला। उसने कार में बैठकर कार मून पैलेस की तरफ मोड़ दी। सबके जागने से पहले उसे अपने कमरे में मौजूद होना चाहिए। कार पार्क करके वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने बेडरूम में घुस गया। अपने बेड पर लेटकर उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखों से नींद और चैन कोसों दूर था। इधर धारा जब सुबह उठी तो कमरे में कोई नहीं था। वो वॉशरूम जाने के लिए उठने लगी तो एकदम से उसका सिर चकराया और वो वापस लड़खड़ाकर बेड पर बैठ गई। रात वाली नर्स अभी गई नहीं थी। वो जाते जाते उसे देखने आई तो धारा को इस तरह बैठे देख कर पूछने लगी, क्या हुआ आपको? क्या चक्कर आ रहे हैं? धारा ने हाँ में सिर हिलाया तो वो बोली, हाँ थोड़ा बहुत तो होगा ही। बहुत तेज बुखार था आपको, मैं पहुंचा दूं आपको? उसने उसे सहारा देकर वॉशरूम तक पहुंचा दिया। धारा ने वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। होंठ सूख गए थे। उसने अपने चेहरे पर पानी डाला और हाथों से अपने बिखरे हुए बाल समेटने लगी। वॉशरूम का डोर पकड़कर वो बाहर आई तो नर्स ने दोबारा थाम लिया। आपके पास जो रात को थे वो क्या चले गए? नर्स ने उसे लेटने में मदद करते हुए पूछा तो धारा ने असमंजस से पूछा, कौन? मामा जी? नर्स बोली, नहीं मामा जी तो नहीं लग रहे थे, यंग थे, आपकी ही एज के थे। धारा समझ ना आने वाले भाव से चुप हो गई। कौन आया होगा? हो सकता है कि विमला दी ने किसी को उसकी तबीयत का पता करने के लिए किसी को भेजा हो। नर्स बोली, अभी आप लेट जाओ, मैं आपका फीवर चेक कर लेती हूँ। सुबह की शिफ्ट में नर्स पूजा आएगी, वो आपको नाश्ते के बाद दवा वगैरह दे देगी। कुछ खा जरूर लेना, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया, ओके? धारा के होठों पर छीन सी मुस्कान प्रकट हुई। नर्स ने टेम्परेचर चेक किया और फिर चार्ट पर लिख दिया। फिर वो धारा को देखकर बोली, अब काफी हद तक ठीक है बुखार, पूरी तरह उतरा तो नहीं है लेकिन कंट्रोल में है। वो मुस्कुराई और आगे बोली, अगर डॉक्टर साहब ने परमिशन दी तो आज आप घर जा सकती हैं। अब मैं चलती हूँ, पूजा आने वाली होगी। कहकर डोर बंद करके वो बाहर निकल गई। धारा ने फिर आंखें मूंद ली। उस दिन भानु के स्कूल जाने पर वो चली तो आई, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। सुबह जब पवित्रा जी का फोन आया कि वो लोग एक दिन और रुकेंगे तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि वो एक दिन और भानु के साथ गुजार सकती थी। दिन में उसने खाना भी नहीं खाया था। रात में भी नीतू ने बहुत जोर दिया लेकिन वो कुछ खा नहीं सकी। सब लोग जल्दी काम खत्म करके अपने अपने कमरों में चले गए थे और उसकी तबीयत घबराने लगी थी।
जब वो लॉन में बैठी थी तो उसका सर भारी होने लगा था और उसे कंपकपी सी लगने लगी। वो कुछ आहट सुनकर उठी और अपना होश खो बैठी थी। बीच बीच में बुखार की तेजी में उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कंबल उठा रहा है। कभी उसे लगता कि उसकी माँ उसके माथे पर अपना ठंडा हाथ फेर रही है, कभी लगता कोई उसे भानु से दूर ले जा रहा है। इधर मून पैलेस में सुबह के समय सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, पर अरिजीत अपनी सोचों में गुम था। अरिजीत, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ खोए हुए हो? रघुवीर जी उसे पुकार रहे थे। जी बाबा, वो चौंक गया। कुछ कह रहे थे आप? रघुवीर जी बोले। बहुत देर से तुम्हें बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो? अरिजीत जूस का गिलास उठाते हुए बोला। बस बाबा, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। वो सबकी नजरें अपनी तरफ देखकर सतर्क हो गया। रघुवीर जी को वो बहुत सुस्त सा लगा और वो उसे देखकर बोले, कुछ डल से लग रहे हो और रात में कितनी देर तक बातें करते रहे तुम लोग? ऐसा लग रहा है जैसे कि नींद पूरी नहीं हुई है तुम्हारी। अरिजीत से पहले ही रिया बोल पड़ी। अरे नहीं अंकल, अरिजीत तो जल्दी उठकर चले गए थे कि नींद आ रही है इनको। रिया ने मुस्कुराकर बताया तो अरिजीत भी मुस्कुरा दिया और रघुवीर जी ने पूछा, आज क्या प्रोग्राम है तुम लोगों का? रिया को कहाँ घुमाने ले जाओगी? ये तो रिया ही बताएगी कि वो कहाँ जाना चाहती है। अरिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया बहुत खुश थी। मून पैलेस में उसे एक वीआईपी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। रघुवीर साहब और पवित्रा जी दोनों ही बहुत ध्यान रख रहे थे उसका। क्यों ना आज हम लोग फॉरेस्ट में ट्रैकिंग करें? रिया ने उत्साह से कहा और अपनी नजरें अरिजीत के चेहरे पर जमा दी। फॉरेस्ट? अरिजीत ने रुककर अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। इससे पहले गई हो? अरिजीत ने पूछ लिया। नहीं, इसलिए तो इतनी एक्साइटेड हूँ। पहली बार देखूंगी जंगल को करीब से। वो उत्साह से भरपूर स्वर में बोली। यहाँ के फॉरेस्ट में कभी कभी लेपर्ड और भालू दिखाई दे जाते हैं, इतना सेफ नहीं है। रघुवीर साहब ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। बढ़िया एडवेंचर रहेगा, रिया ने खुश होकर कहा। पवित्रा जी ने अपने पति की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच आई थी। रघुवीर जी बोले, ठीक है, गेट से पवन को राइफल लेकर साथ ले जाना और ज्यादा घने जंगल में मत घुसना। ओके? ओके बाबा, अरिजीत ने कहा। थैंक्स अंकल, रिया चहकते हुए बोली। दारा की तबीयत कैसी है? आपने फोन करके पूछा क्या? रघुवीर साहब पवित्रा जी की तरफ घूमे तो पवित्रा जी बोली, हाँ, सुबह केशव को उधर ही भेज दिया था। हो सकता है कि आज डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर दे। पवित्रा जी ध्यान से दो चेहरों को देख रही थी, जिसमें से एक चेहरा रिया का था, जिसके चेहरे पर धारा का नाम सुनकर चिढ़ के भाव आ गए थे। दूसरा अरिजीत का, जिसने धारा का नाम सुनते ही अपना चेहरा झुका लिया था, लेकिन उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव एक माँ को बखूबी समझ में आ रहे थे। उन्हें अरिजीत के लिए डर लगने लगा। अब वाकई उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उन्हें धारा को अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। उन्होंने खुद ही अपने संतान के सामने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। उनका मन हर चीज से उचट सा गया था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि धारा और अरिजीत के बीच इतना क्या हुआ है कि अरिजीत पर उसका ऐसा असर हो रहा है। उन्होंने अपने को संभाल लिया और बोली, तुम लोगों के लिए कुछ बनवा देती हूँ, लौटने में देर हो जाएगी। वो विमला को बुलाकर उसे वहां ले जाने के लिए एक कुच्ची से तैयार करने के बारे में बताने लगी। मुग्धा, आप नहीं चलोगे? रिया ने ऐसे पूछा कि मुग्धा को बुरा लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही अरिजीत के साथ जाना चाह रही है। मुग्धा तो ट्रैकिंग का सुनकर ही बहुत रोमांचित थी। उसने सोचा था कि वो भी उन लोगों के साथ सारा दिन मस्ती करेगी। उसे इस तरह के एडवेंचर करने का कभी अवसर नहीं मिला था, इसलिए वो जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। पर मुग्धा बोली, नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं आराम करूंगी अपने रूम में। मुग्धा ने चेहरा खिसकाई और बिना किसी की तरफ देखे अपने रूम की तरफ चली गई। रघुवीर साहब कुछ कहना चाहते थे, लेकिन पवित्रा जी का मुंह देखकर चुप रह गए। पवित्रा जी भी यही सोच रही थी कि वो तीनों ही जाएंगे, लेकिन वो समझ गई कि रिया अरिजीत के साथ कुछ समय शायद अकेले बिताना चाहती हैं, इसलिए वो उसी के साथ जाना चाहती हैं। अरिजीत को रिया के साथ अकेले जाने का मन नहीं था। मुग्धा साथ में होती तो वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता। मेरा भी मन नहीं है, अरिजीत ने कहा। मैं आज बाबा के साथ ऑफिस जाना चाह रहा था, बहुत दिनों से गया भी नहीं हूँ। अरिजीत की ना जाने की बात सुनकर रिया बोले, ओ आंटी, मैं तो घर पर रहकर बोर हो जाऊंगी। रिया का चेहरा बुझ गया। बेटा, आज रिया के साथ चले जाओ, ऑफिस कल आ जाना।
रघुवीर साहब ने गंभीरता से कहा और ऑफिस जाने के लिए उठ गए। केशव जी हॉस्पिटल में धारा के रूम में बैठे थे। डॉक्टर साहब अभी राउंड पर आने वाले थे और वो ही धारा के डिस्चार्ज के बारे में बताने वाले थे। धारा आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तेज बुखार की वजह से उसे कुछ वीकनेस महसूस हो रही थी। बुजुर्ग डॉक्टर साहब और नर्स आए तो केशव जी हाथ जोड़ते हुए उठ खड़े हुए। हेलो प्रीति गर्ल, अब कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर साहब का स्नेहिल चेहरा हंसी से उद्भासित हो गया। सबका ध्यान रखती हूँ, थोड़ा बहुत अपना भी रखा करो। एनीमिक हो तो खाने पीने से कंट्रोल हो सकता है, प्रॉपर डाइट लिया करो। उनकी बात सुनकर धारा हल्के से मुस्कुरा कर रह गई। साथ वाली नर्स ने इशारा पाते ही आगे बढ़कर उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को थमा दी। डॉक्टर ने उसको देखा और फिर धारा से बोले, घर जाने का मन है कि नहीं? हमारा तो तुम्हें घर भेजने का मन है नहीं, कहकर वो जोर से हंसने लगे। सोच रही होगी लड़की कि डॉक्टर पागल हो गया है। नहीं भाई, आज तुम घर जा सकती हो, लेकिन 2-1 दिन दवा भी खानी है और आराम भी करना है, ठीक है? धारा मुस्कुराई तो डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, गुड गर्ल। फिर नर्स की तरफ मुड़कर कहा, इनके जितने भी बिल हैं वो रिसेप्शन पर बताकर रघुवीर सूर्यवंशी के अकाउंट में लिखवा देना। फिर वो केशव जी को देखकर बोले, आज आप इन्हें ले जा सकते हैं, 1 आध दिन वीकनेस रहेगी जो कि नॉर्मल है, कहकर डॉक्टर साहब मुस्कुरा कर बाहर निकल गए। डॉक्टर के जाने के बाद केशव जी बोले, मालकिन ने कहा था कि जब हॉस्पिटल से चलो तो फोन करके ड्राइवर को बुला लेना। मैं अभी सुरेश को फोन करके आता हूँ। केशव जी उठकर बाहर निकल गए। थोड़ी देर में वो लोग मून पैलेस पहुंच गए। विमला और नीतू धारा को देखते ही उसके पास चली आई। हाय, कैसी शक्ल निकल आई 2 ही दिनों में, नीतू ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा तो विमला ने उसका हाथ दबा दिया और धारा से बोली, आजा लेट जा थोड़ी देर। विमला ने झटपट उसका बिस्तर हाथों से छाटकर उसके लेटने का इशारा किया। केशव जी बोले, बेटा तू लेट, मैं बाहर अपना काम देखता हूँ, कोई जरूरत हो तो बता देना। केशव जी कहते हुए धारा के कमरे से निकल कर चले गए। सफेद तो तू पहले भी बहुत थी, अब तो लग रहा है कि शरीर में खून ही नहीं बचा है। नीतू उसका चेहरा देख रही थी। कुछ खाने का मन है? विमला ने प्यार से पूछा तो धारा बोली, नहीं विमला दी, भूख नहीं लग रही है। भूख तुझे लगती ही कम है, गुनगुना दूध लेकर आती हूँ, इतनी दवाइयाँ खा रही है। विमला ने कहा, नीतू तो इसके पास बैठ, में जरा मालकिन को बता दूं कि धारा आ गई है। विमला उठकर जाने लगी तो धारा कमजोर स्वर में बोली, विमला दी, आप लोग अपना काम देख लीजिए, कहीं मालकिन गुस्सा न हो जाए। विमला बोली, तो इस बात की चिंता मत कर, मैं बस अभी आई, कहकर विमला चली गई। नीतू उसके पास बिस्तर पर बैठकर उसका माथा सहलाने लगी। दार ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। इस घर में आकर उसे नीतू और विमला के रूप में 2 बड़ी बहनें मिल गई थी जो उसका बहुत ध्यान रखती थी। इधर अरिजीत और रिया इस समय एक छोटी सी पानी की धारा के किनारे खड़े हुए थे। अभी घने पेड़ों के ऊपर सूरज चमक रहा था, इसलिए जंगल में अंधेरा नहीं था। कहीं कहीं पंछियों की बोलने की आवाज के अलावा जंगल में बस हवा के पेड़ हिलने और पानी की धारा की आवाज सुनाई दे रही थी। पवन थोड़ी दूर पर अपने हाथ में राइफल लिए सतर्क खड़ा हुआ था। वो वहीं के किसी गांव का रहने वाला था, इसीलिए उसे पता था कि जंगल में कभी कभी छोटे भालू भी निकल आते हैं। वैसे तो जंगल के जानवर बिना बात उलझते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी भूखे या चिड़े हुए होने पर अकस्मात आक्रमण भी कर देते हैं। तेंदुआ और चीतल के अलावा इस जंगल में लकड़बग्घे भी दिखाई दे जाते हैं। आगे घना जंगल था और यह आगे जंगल में जाना चाहते थे। अरिजीत चलिए ना, थोड़ा आगे चलते हैं। अरिजीत उसे मना करते हुए बोला, अरे नहीं, आगे डेंस फॉरेस्ट है, जंगली जानवर हो सकते हैं, बिना बात कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मॉम पापा मुझे ही डांटेंगे। ओह कम ऑन, चलिए ना। उसने अरिजीत का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगी। यहाँ इस पहरेदार के सामने कुछ एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। उसने मुंह बनाकर कहा, रिया वो हमारी सेफ्टी के लिए है, अपनी मर्जी से हमारे पीछे नहीं लगा है। अरिजीत ने थोड़ा रुखे स्वर में कहा और धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं तो आगे जा रही हूँ, यहाँ आकर भी अगर बाहर से ही लौट गए तो क्या फायदा होगा? वो आगे बढ़ते हुए बोली। अरिजीत उसे रोकते हुए बोला, रिया बहुत आगे मत जाइए। फिर अरिजीत को विवश होकर उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। उसको अपने पीछे आते देख कर रिया मुस्कुराकर और आगे बढ़ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अरिजीत उसे जंगल में अकेले नहीं जाने देगा। पवन भी राइफल संभाल कर सावधानी से इधर उधर देखता हुआ उनके पीछे चल दिया।
आगे घना जंगल शुरू हो गया था। पेड़ों पर चढ़ी हुई घनी लताओं की वजह से उनके बीच से निकलना मुश्किल हो रहा था और अब जमीन भी समतल नहीं रही थी। उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना कठिन हो रहा था। रिया ने वैसे तो जीन्स टॉप पहन रखा था, लेकिन पैरों में उसके हाई हील्स थी, इसलिए उसे चलने में परेशानी हो रही थी। आपको शूज पहन कर आना चाहिए था, अरिजीत पीछे चलता हुआ बोला। तो वो मौके का फायदा उठाते हुए बोली, आप हाथ पकड़ लो मेरा, मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। वो आगे जाकर रुक गई। अरिजीत ने शिष्टतावश उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही वो उसके साथ सट कर चलने लगी। अरिजीत थोड़ा दूर हुआ क्योंकि पीछे पवन भी चल रहा था। उसे रिया का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। काफी देर वो लोग ऐसे ही भटकते रहे। 2-3 घंटे हो गए थे। अरिजीत और रिया दोनों ही थक चुके थे। एक समतल सी जगह पर हरी घास पर बैठकर वो अपने हील्स खोलने लगी। ओह, आई एम फीलिंग हंग्री नाउ। पवन, जाओ कार में से लंच निकाल लाओ। उसने पवन को ऑर्डर दिया तो अरिजीत बोला, यहाँ से कार काफी दूर है, यहाँ तक कैसे लाएंगे? चलो वहीं चलते हैं। अरिजीत को उसका लहजा पसंद नहीं आया। अब तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती, बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ खाकर ही एनर्जी आएगी। और वहीं घास पर चित होकर लेट गई। पवन अभी तक असमंजस में खड़ा था। वह उन लोगों को यहाँ अकेले छोड़कर कार तक नहीं जाना चाहता था। उन्हें कोई परेशानी हुई तो उसकी जवाबदेही होगी, क्योंकि पवित्रा मैडम ने उनका पूरी तरह ध्यान रखने को कहा है। चलो वहीं चलते हैं, कार यहाँ से काफी दूर है। अरिजीत ने फिर अनुरोध किया तो रिया मुंह बनाकर बोली, अरे आप इतना क्यों सोच रहे हो? ही इज जस्ट अ सर्वेंट, यही काम है उसका। पवन, जाओ जल्दी, लंच वाली बास्केट और मैट्स लेकर आओ, और पानी की बोतल भी ले आना। उसने पवन से कहा। अरिजीत अब कुछ नहीं बोला, पर उसको रिया का ऐसा कहना पसंद नहीं आया। उसने पवन को देखा। पवन, कोई प्रॉब्लम है? अरिजीत ने पवन को हिचकिचाते देख पूछ लिया। नहीं साहब, छोटे साहब, मैं ये राइफल यहीं छोड़ जा रहा हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखना, मैं बस आधे घंटे में आया। पवन ने गन अरिजीत के पास रखी और तेज कदमों से नीचे उतर गया। वो गांव का पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला था, इसलिए उसे जंगल और पथरीले रास्ते पर चलने का अभ्यास था। अरिजीत खड़ा होकर चारों तरफ फैली हरियाली देख रहा था। अभी धूप थी तो पूरा जंगल बहुत मनोरम लग रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में यही दानवकार पेड़ पौधे भयानक लगने लगते हैं। चारों तरफ घना जंगल था और बीच में मखमली घास का ये छोटा सा मैदान बहुत ही सुंदर लग रहा था। रिया ने अपने पैरों में अपनी फुटवेयर दोबारा पहन ली और अरिजीत के समीप आ गई। उसे यह रूखा सूखा युवक बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। लड़के तो उसके आगे पीछे घूमते थे। अपने सर्कल में जब भी वो किसी पार्टी या फंक्शन में जाते थे, युवा उससे बात करने का बहाना ढूंढते रहते थे। और एक ये है जिसने अभी तक उसके चेहरे की तरफ सही से देखा भी नहीं है, जो उससे ऐसे बचता फिर रहा है जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो। वो जाकर अरिजीत के साथ खड़ी हो गई और दोनों हाथों को फैलाकर बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली, कितनी सुंदर जगह है, काश ये हमारा कॉटेज होता। रिया, संभल कर, ज्यादा आगे मत जाओ। अरिजीत ने उसे सचेत किया, पर वो अपने में मगन बोली, आप भी आओ ना। उसने पैर आगे बढ़ाया और उसका पैर फिसला और डिसबैलेंस होकर वो झाड़ियों में उलझती गई और नीचे गिरने लगी। पैरों में हिल्स होने की वजह से वो टिक भी नहीं सकी और गिरती चली गई। रिया! अरिजीत घबरा गया। ये क्या हो गया? वो आगे बढ़कर नीचे देख रहा था कि उसका पैर स्लिप हुआ और वो गिरते गिरते बचा। रिया झाड़ियों में उलझती हुई नीचे गिर गई थी और वहीं पड़ी करहा रही थी। लेकिन भगवान का शुक्र था कि वो ज्यादा नीचे नहीं गई थी, नहीं तो उसे बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। अरिजीत झाड़ियां पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। बार बार उसके पैर स्लिप हो रहे थे, लेकिन उसने झाड़ियां कसकर पकड़ रखी थी। जमीन में उगी छोटी छोटी झाड़ियां पकड़कर वो बहुत केयरफुली नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। वो किसी तरह झाड़ियों में उलझता हुआ नीचे उतर रहा था। उसके शरीर पर भी खरोच लग रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अरिजीत ने उसे देखकर पूछा, रिया, ज्यादा लगी तो नहीं आपको? वो चिंतित भाव से उसे देख रहा था। ओह गॉड, बहुत दर्द हो रहा है। रिया उसे देखते ही बिलखने लगी। अरिजीत उसे चुप करते हुए बोला, रिया प्लीज डोंट क्राई, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अरिजीत ने उसे पकड़कर उठाना चाहा तो रिया बोली, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अब तो उसके आंसू निकलने लगे।
अरिजीत उसे दिलासा देते जा रहा था, लेकिन वो बार बार रोने लग रही थी। अरिजीत का भी अकेले उसको उठाकर ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ऐसी स्थिति में वो क्या ही करे। अगर ऊपर जाने का सही रास्ता बना होता तो वो उसे गोद में उठाकर ले जा सकता था, लेकिन यहाँ तो बहुत छोटी झाड़ियाँ थी, तो पता नहीं दो लोगों का भार उठा भी पाती या नहीं। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और पवन को फोन लगाने की कोशिश करने लगा। जंगल में सिग्नल बहुत वीक थे। कई बार कोशिश करने के बाद उसका पवन से संपर्क हो पाया। जी छोटे साहब, मैं बस पहुंच गया, 20 मिनट लगेंगे लंच लेकर आने में। आप लंच वगैरह को छोड़ो और जल्दी वापस लौट आओ, अरिजीत ने जल्दी से कहा। आवाज कट रही थी तो उसे अपनी बात समझाने में दिक्कत हो रही थी। क्या हुआ छोटे साहब, कोई जानवर मिल गया क्या? वो घबराते हुए बोला। नहीं नहीं, आप फौरन लौट कर आ जाओ। फोन कट गया तो उसने फोन अपनी पॉकेट में रख लिया। उसने झिझकते हुए रिया के कपड़ों पर लगी पत्तियां झाड़ी और फिर उसका चेहरा देखने लगा तो रिया घबरा कर बोली, क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर भी कट लग गया है? ओह माय गॉड, कहीं मेरा चेहरा तो खराब नहीं हो गया? वो फिर से सिसकने लगी। अरिजीत को अब खींच आने लगी। कितना मना किया था उसने रिया को कि जंगल में थोड़ी सावधानी बरते, लेकिन उसने एक ना सुनी। पवन को भी आने में अभी देर थी, उसका इंतजार करना ही था, लेकिन पवन ने आने में ज्यादा देर नहीं की। अरिजीत से बात होते ही वो फौरन लौट पड़ा और तेज तेज चलता हुआ वहां आ पहुंचा। अरिजीत ने उसे आवाज देकर सावधानी से नीचे आने को कहा। वो झाड़ियां पकड़ कर नीचे आया और दोनों मिलकर सिसकती रिया को किसी तरह ऊपर लेकर आए, लेकिन जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर कार तक पहुंचना भी आफत का काम था। रिया को संभाल कर धीरे धीरे चलते हुए कार तक पहुंचने में भी उन्हें 2-2.5 घंटे लग गए। रिया को कार में बैठाकर उन्होंने कार मून पैलेस की तरफ घुमा दी। मून पैलेस पहुंचकर सबसे पहले रिया ने अपनी मॉम को फोन मिला लिया और फोन पर ही रोने लगी। उसने मिरर मंगाया और अपने चेहरे पर लगी खरोंचों को देखकर सिसकने लगी कि मेरा चेहरा खराब हो गया तो मैं क्या करूंगी। पवित्रा जी और मुग्धा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो फौरन अपने घर जाने की जिद पर अड़ गई। मजबूरन पवित्रा जी को अरिजीत को उसके साथ भेजना पड़ा, क्योंकि वो उसे अकेले नहीं भेजना चाहती थी। इधर धारा ने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लिए और किचन में चली आई। विमला और नीतू डिनर की तैयारी कर रहे थे। मुग्धा वहीं टेबल पर बैठकर उन दोनों से बातें कर रही थी। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? अभी तबीयत ठीक भी नहीं हुई है तुम्हारी? धारा पर नजर पड़ते ही विमला बोल पड़ी। मुग्धा भी बोली, अरे धारा दी, आप कितनी पीली लग रही हो। अभी आप रेस्ट करो, काम का ज्यादा टेंशन मत लो, काम तो होता रहेगा, है ना विमला दी? मुग्धा ने चिंता जताते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ विमला दी, मैं ऊपर जा रही हूँ, कुछ भेजना तो नहीं है? वो विमला की तरफ मुड़कर बोली। कोई जरूरत नहीं। मुग्धा टेबल से उतरी और उसके कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और बोली, चलो मैं आपको आपके कमरे तक छोड़कर आती हूँ। मॉम ने भी आपको रेस्ट करने को कहा है, लेकिन मैंने आराम तो कर लिया, अब काम भी करना है। चलिए चलिए। उसने धारा के गले में हाथ डाला और उसके साथ उसके कमरे की तरफ जाने लगी। सामने से पवित्रा जी अपनी व्हील चेयर चलाती हुई आ रही थी। रिया की वजह से वैसे ही उनका मूड ऑफ था और फिर सामने मुग्धा और धारा की करीबी देखकर उनका दिमाग खराब हो गया। क्या है मुग्धा, आखिर तुम कब बड़ी होगी? उन्होंने कड़े शब्दों में कहा। मुग्धा ने हैरान होकर पूछा। क्या हुआ मॉम? धारा तो पवित्रा जी की शक्ल देखकर समझ गई थी, इसलिए उसने फौरन मुग्धा का हाथ अपने गले से निकाल दिया, लेकिन मुग्धा समझ नहीं सकी कि वो किस बात पर इतनी नाराज हो रही है। लेकिन हुआ क्या? व्हाट हैव आई डन नाउ? मुग्धा भी इरिटेट हो गई। अपने रूम में जाओ, मैं वहीं आकर तुमसे बात करती हूँ, उन्होंने मुग्धा से आदेशपूर्ण स्वर में कहा। मुग्धा एक पल चुप होकर उन्हें देखती रही, फिर तेज कदमों से अपने बेडरूम की तरफ चली गई। पवित्रा जी ने तब तक इंतजार किया जब तक मुग्धा अपने कमरे में नहीं चली गई। फिर मुग्धा के आंखों से ओझल होते ही धारा की तरफ मुड़ी और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं ठीक हूँ, धारा सूखी आवाज में बोली। जब मैं कह रही हूँ कि अपने कमरे में आराम करो तो करो जाकर, जब तक मैं ना बुलाऊं आराम से बैठो, उन्होंने चिढ़कर कहा। धारा ने आंखें उठाकर किंचित आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था कि जिससे पवित्रा जी को चिढ़ होनी चाहिए, लेकिन वो बिना बोले चुपचाप अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। पवित्रा जी का दिमाग इस समय बहुत परेशान था।
ये सही था कि धारा के आने से उन्हें आराम हो गया था, लेकिन उन्होंने देखा था कि रिया धारा से चिढ़ने लगी है। उन्होंने रिया को अरिजीत की भावी वधू के रूप में पसंद किया है। पवित्रा जी उसे किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डाल सकती। अगर वो किसी बात से अनकंफर्टेबल है तो उसकी परेशानी दूर करना उनका कर्तव्य है। वो वहां से सीधे मुग्धा के कमरे में चली गई। मुग्धा अनमनी सी अपने बेड पर अध लेटी थी। पवित्रा जी अपनी व्हील चेयर के साथ वहां पहुंची तो वो उठकर बैठ गई। पवित्रा जी बोली, क्या कर रही थी तुम उस धारा के साथ? उन्होंने तीखे तेवरों से सवाल किया तो मुग्धा बोली, क्या कर रही थी मैं मॉम? मुग्धा भी चिड़ी हुई थी। पवित्रा जी गुस्से में बोली, मुग्धा, बाहर रहकर क्या मैनर्स भूल गई हो? अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? उन्होंने कड़े स्वर में चेताया। धारा क्या तुम्हारी फ्रेंड है जो उसके गले में हाथ डालकर घूम रही थी? अपनी मॉम की बात सुनकर मुग्धा बोली, मॉम, आप कैसे अजीब बातें कर रही हैं? बाबा और आपने ही हमेशा हमें समझाया है कि पैलेस में काम करने वाले सभी लोगों से अच्छी तरह बात करनी चाहिए। उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट मत करो, उनका भी ध्यान रखो, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। जो मैंने कहा था वो ठीक कहा था, लेकिन ये भी नहीं कहा था कि उनके गले में बाहें डालकर घूमना सही है। पवित्रा जी ऊंचे स्वर में बोली। मुग्धा बोली, मॉम, धारा दी इतनी बीमार रही है, क्या हो गया अगर मैं उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने जा रही थी? मुझे तुम्हारी धारा से इतनी इंटीमेसी नहीं पसंद है, उन्होंने खिसिया कर कहा। तो मुग्धा चौंक कर बोली, क्यों नहीं पसंद है मॉम? वो कितनी क्यूट है, कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मन करता है कि उन्हें कभी यहाँ से जाने ना दो। मुग्धा, उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा, मैं धारा को ज्यादा दिनों तक इस घर में नहीं रखूंगी। बेहतर हो उससे दूर रहो। लेकिन क्यों मॉम? इसीलिए कि वो आपकी होने वाली बहू को पसंद नहीं है? मुग्धा ने चुपते हुए स्वर में पूछा। व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग? फालतू की बकवास मत करो, पवित्रा जी चिढ़कर बोली। मुग्धा बोली, मॉम, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, बातें समझ में आती है मुझे। पवित्रा जी बोली, हाँ तो अगर ऐसा है भी तो तुम्हें क्या? मुझे क्या? मुझे तो आपकी होने वाली बहू ही पसंद नहीं है। कैसी अजीब सी तो है, मुग्धा कह गई। अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मुग्धा, होश में रहो, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, उन्होंने कड़े स्वर में कहा। तो मुग्धा बोली, होगी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरे ख्याल से तो भाई को भी नहीं पसंद आएगी। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ वरना थप्पड़ मार दूंगी। पवित्र जी क्रोधित होकर बोली। मुग्धा ने एक बार अविश्वसनीय नजरों से उनकी तरफ देखा, फिर उठी और तेज कदमों से अपने बाथरूम में घुस गई। मुग्धा, बाहर आओ, पवित्रा जी ने आवाज दी, लेकिन मुग्धा बाहर नहीं निकली। पवित्रा जी ने गहरी सांस ली और अपनी चेयर चलाते हुए मुग्धा के कमरे से बाहर निकल आई। काफी देर हो गई थी, लेकिन अरिजीत अभी तक नहीं लौटा था। वो उसके फोन का इंतजार कर रही थी। हो सकता है कि रिया के मॉम डैड उसे इतनी देर से चलने ना दे और उसे अपने घर में रोक ले। इतने में रघुवीर साहब चले आए। वो बच्चों के बारे में पूछ रहे थे तो पवित्रा जी ने उन्हें आज की घटना के बारे में बताया तो वो भी नाराज होने लगे। मैं तो पहले ही मना कर रहा था, ये रिया भी कुछ जिद्दी सी लड़की है, वो रुष्ट स्वर में बोले। उन्हें सुबह मुग्धा को अपने साथ ना ले जाने की वजह से वैसे ही रिया पर काफी गुस्सा था, लेकिन ये तो एक एक्सीडेंट था, उसमें रिया की क्या गलती है? पवित्रा जी ने प्रतिवाद किया। हाँ, ये तो एक्सीडेंट है, लेकिन क्या होता अगर वहां कोई जानवर मिल जाता, उन दोनों पर अटैक कर देता, और अगर उससे कुछ हो जाता या अरिजीत को कुछ हो जाता तो क्या करते? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी बनती। वो गुस्से में आकर बोले। अरे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पवित्रा जी घबरा कर बोली। शुभ शुभ बोलिए, इस तरह की बातें कभी भूल कर भी नहीं बोलनी चाहिए। वो मन ही मन कांप उठी। फोन किया आपने अरिजीत को? उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो पवित्रा जी बोली, नहीं, अभी वेट कर रही थी, हो सकता है कि रिया के पेरेंट्स उसे वहीं रोक ले, क्योंकि लौटते लौटते आधी रात हो जाएगी। रघुवीर साहब ने बिना कुछ बोले अपना फोन निकाल लिया और अरिजीत का नंबर लगा लिया। हेलो अरिजीत, कहाँ हो बेटा? उन्होंने फोन उठाते ही पूछा तो अरिजीत बोला, बाबा रास्ते में है, अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे, मैं आपको फोन करने ही जा रहा था, आप लोग डिनर कर लेना, हमें देर हो जाएगी। रघुवीर जी बोले, ओके बेटा, टेक केयर, ध्यान से आना, पवन है तुम्हारे साथ? अरिजीत ने जवाब दिया, जी पापा बिल्कुल वही ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कहकर उन्होंने फोन काट दिया। रघुवीर जी के फोन रखते ही पवित्र जी ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? वो लोग आ रहे हैं, आज वहीं रुक जाते,
पवन भी लगातार ट्राई करके थक गया होगा। आप अपने बेटे को जानती नहीं है क्या? वो इतनी आसानी से किसी के घर नहीं रुकता। रघुवीर साहब मुस्कुराकर बोले, आज मुग्धा कहाँ है? मैं आया फिर भी नीचे नहीं आई। कहकर उन्होंने पवित्रा जी की तरफ देखा। पवित्रा जी का चेहरा उतर गया। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मुग्धा को अच्छे से डांट लगाई थी। उन्हें मालूम था कि उसका मूड ऑफ होगा, लेकिन वो रघुवीर साहब से ये बात नहीं कह सकती हैं। अपने रूम में थी, अभी बुलवाती हूँ। हो सकता है कि उसे पता नहीं चला कि आप आ गए हैं। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा। रात में डिनर के बाद पवित्रा जी ने धारा को बुलवाया। कपड़े चेंज करके वो अपने बेडरूम में लेटी थी। धारा, मेरे पैरों में मसाज कर दो, थकान सी हो रही है। जी। धारा ने और कुछ बोले बिना अपना काम शुरू कर दिया। जब वो उनके पास बैठकर मसाज कर रही थी तो पवित्रा जी ने उसके चेहरे पर नजर डाली। धारा का चेहरा और कमजोर सा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे का आकर्षण कम नहीं हुआ था। पवित्रा जी के मन में आया कि उससे पूछे कि उसमें और अरिजीत में क्या बातें हुई थी, लेकिन उसका उत्तर सुनने का साहस उनमें नहीं था। कहीं उसने वो सब कह दिया जो अभी उनकी कल्पनाओं में है तो वो अपने पर काबू नहीं रख पाएंगी। धारा के कोमल हाथों की धीमी धीमी मसाज से उनकी आंखों में नींद उतरने लगी। उन्हें लगा सपने में वो अरिजीत की आवाज सुन रही है, लेकिन अरिजीत बेडरूम का डोर खोलकर अंदर चला आया था। धारा घबरा कर उठी तो उनकी नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि अरिजीत की आंखों में धारा के लिए कुछ मचल रहा था, जबकि धारा उनके पैर धोने का टॉवल और मसाज ऑयल समेट रही थी। डोर पर अवाक खड़े अरिजीत के सामने से होते हुए धारा झट से बाहर निकल गई। आ गई तुम? पवित्रा जी ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। अरिजीत बोला, जी मॉम, आपने अभी से इसको क्यों बुलवा लिया? इसको डॉक्टर ने 2-3 दिन आराम करने को बोला था। वो धारा के लिए कहना चाहता था पर कह न सका। वो पवित्रा जी से बोला, क्या कहीं दर्द हो रहा है आपको? वो उनके पास आकर उनका पैर सहलाने लगा। रिया कैसी है? उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उसने अनमने मन से कहा। उसकी मॉम बहुत गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर 1-2 कट्स लग गए हैं। कह रही थी कि कहीं निशान ना पड़ जाएं। तो आज वहीं रुक जाते, पवित्रा जी बोली। इतनी देर से चलने की क्या जरूरत थी? बस मॉम, मुझसे कहीं रुका नहीं जाता, आप तो जानती हैं। अरिजीत ने कहा तो पवित्रा जी ने पूछा, डिनर कर लिया? नहीं, पहले आपके पास आया था। आप आराम करिए, मैं भी डिनर के बाद सोने चला जाऊंगा। पवित्रा जी ने चौंक कर पूछा, क्यों? उन लोगों ने डिनर के लिए नहीं रोका? अरिजीत बोला, जी रोक रहे थे, लेकिन फिर और लेट हो जाता। वो आगे बढ़ा और अपनी मॉम का माथा चूमा और बोला, गुड नाइट मॉम। पवित्रा जी भी प्यार से बोली, गुड नाइट माय सन। अजित बेडरूम का डोर बंद करके बाहर चला आया। धारा के उतरे हुए चेहरे के प्रति उसे बेतहाशा आकर्षण महसूस हो रहा था। अभी तक उसकी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी उससे, लेकिन पता नहीं कैसी अदृश्य डोर थी जो उसे उसकी तरफ खींचती जा रही थी। ये तो वो भी नहीं जानता था कि धारा क्या सोचती है, उसके मन में क्या है। क्या पता वो किसी और को पसंद करती हो या किसी को भी पसंद ना करती हो और उसे भी पसंद ना करे। ये सोचकर ही उसके दिल में एक टीस सी उठी। मिलने से पहले तो फिर भी उसे रिया ठीक लगती थी, लेकिन मिलने के बाद उसकी हरकतें देखकर पता नहीं क्यों वो उसके मन से उतरती जा रही है। उसका एटीट्यूड, काम करने वालों की तरफ अवहेलना का व्यवहार, जबरदस्ती उससे चिपकने की कोशिश। ठीक है कि वो विदेश में पड़ी है, लेकिन रह तो भारत में ही रही है। जंगल में उसकी बचकानी बातें और पवन के सामने ही जबरदस्ती निकटता जताने की कोशिश ने उसका मन ही खराब कर दिया। वो गहरी सांस लेकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। विमला ने फटाफट खाना लगा दिया। वो पता नहीं क्या सोचते हुए खाना खाने लगा। मॉम ने फोन पर ही रिया की मॉम को उसके चोट लगने के बारे में बता दिया था। फिर भी वहां उन लोगों के पहुंचते उन्होंने इतनी हाय तौबा मचाई कि कुछ कहने लायक नहीं। डॉक्टर से कम उन्होंने 10 बार पूछा होगा कि रिया के चेहरे पर बड़े खरोंचों के कारण उसका चेहरा ना खराब हो जाए। उससे भी बार बार कहती रही कि उन लोगों ने उसे फॉरेस्ट में जाने ही क्यों दिया। रिया भी ऐसे बर्ताव कर रही थी कि जैसे छोटी सी बच्ची हो। वो खाना खत्म करके उठा तो उसकी नजरें धारा के कमरे की तरफ उठ गई। पता नहीं उस लड़की के करुण चेहरे में ऐसी क्या बात है कि वो एक अनचिन्हा सा लगाव महसूस करने लगा है। न चाहते हुए भी वो उसकी ओर खींचता चला जा रहा है। आगे क्या होगा? क्या रिचि धारा से अपने आप को दूर रख पाएगा?
पवित्रा जी धारा को अरिजीत से दूर रखने के लिए क्या करेंगी? क्या पवित्रा जी अरिजीत की मर्जी के बिना रिया और अरिजीत का रिश्ता पक्का कर देगी? क्या अरिजीत धारा से फिर मिल पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।